दोस्तों, दुनिया की ये ऐसी अजीबोगरीब जंग है जहां गल्फ की जनता ईरान के साथ खड़ी है और सारे बादशाह अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं। अब सच ये है कि जिस तरह से ईरान गल्फ के देशों में हर अमेरिकी बेस पर हमला करते चला जा रहा है, उससे वहां के बादशाह, वहां के क्राउन प्रिंस बेहद घबराए हुए हैं। और दूसरी तरफ जो जनता है, मुस्लिम आवाम है, वो ईरान के स्टैंड के साथ अंदर ही अंदर सपोर्ट करते जा रहे हैं। अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि ईरान ने जब बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट पर हमला किया, बेस पर हमला किया और उसके साथ जुड़ी अमेरिकन स्ट्रीट पर मिसाइल गिरा दी, उस वक्त वहां की जो लोकल मुस्लिम जनता थी वो सड़कों पर आ गई और ईरान के मिसाइल अटैक का सपोर्ट करने लगी। हालांकि अरब दुनिया के जो बड़े अखबार हैं, वो चाहे द खलीज टाइम्स हो या गल्फ न्यूज़ हो, इसमें खबर नहीं आई, लेकिन कुछ वेबसाइट्स हैं जिन्होंने खबर को प्रकाशित किया है। द न्यू अरब की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन में बड़ी संख्या में लोग जब अमेरिकी बेस पर ईरानी हमले के बाद जश्न मनाने लगे तो बहरीन के बादशाह हिल गए। ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर में सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित करना शुरू किया सोशल मीडिया के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, जो सड़क पे जश्न मना रहे थे। और ये भी कहा गया है कि बाद में उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये रिपोर्ट द न्यू अरब की है। दोस्तों, ज़मीनी सच्चाई ये है कि पूरे गल्फ़ में, चाहे वो कुवैत हो, कतर हो या बहरीन हो या यूएई हो या फिर ओमान हो, जो जनता है, जो मुस्लिम आवाम है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका और इज़राइल के ख़िलाफ़ है। वो चाहे फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर हो या अमेरिकी बेसिस में जिस तरह से एक एंटी मुस्लिम स्टैंड रहा है इज़राइल का, उसके ख़िलाफ़ हो। जनता अमेरिकी सेना को, जनता इज़राइल के स्टैंड को पसंद नहीं करती। और अगर आप आइडियोलॉजिकल लेवल पे जाएंगे तो वो ईरान के साथ खड़ी दिखती है, चाहे शिया हो या सुन्नी हो। सुनिए आप वेस्ट एशिया के टॉप स्कॉलर सैयद आकिफ जैदी साहब को। कि इस वक्त इन्हीं देश, हत्ता मैं सऊदी अरब का भी नाम पूरी इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ यहाँ ले सकता हूँ, इन्हीं तमाम देशों की जो आम जनता है, उनको इन हमलों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि खुश है। क्यों? क्योंकि जब मुकाबला एक तरफ उम्मत है और दूसरी तरफ सहयूनियत है, एक तरफ जो है वो इस्लाम है और दूसरी तरफ जो है वो इंसानियत के दुश्मन है, तो इसमें सबकी हमदर्दी जो है वो ईरान के साथ पाई जाती है। उधर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या फिर सऊदी अरब हो, ईरानी हमलों के वीडियो बनाना, उनको सोशल मीडिया पर शेयर करना, इस पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये सब कुछ एहतियात के तौर पर हो रहा है क्योंकि बादशाह अंदर से घबराए हुए हैं। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज फिर साफ किया कि ईरान के जो मिसाइल के हमले हो रहे हैं या ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये किसी देश पर नहीं, गल्फ़ के किसी कंट्री पर नहीं है, बल्कि इसका जो टारगेट है सिर्फ अमेरिकन बेस और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है। अब्बास अराक्ची ने आगे कहा कि गल्फ़ की जो जनता है, खाड़ी देशों की जो जनता है, वो भाई समान है और ईरान हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा और उन्हीं के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। We are not attacking our brothers in the Persian Gulf. We are not attacking our neighbors, but we are attacking American targets. उधर बादशाह इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि ईरान दिन ब दिन अपने टारगेट का जो स्केल है बढ़ाता चला जा रहा है। पहले ये हमले अमेरिकी बेसिस पर हो रहे थे, उसके बाद ये अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट पर होने लगे। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसे अमेरिकन बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया गया और अब ये हमले धीरे धीरे एनर्जी सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, खासकर उन वेंचर्स में जहां रॉयल फैमिलीज़ और अमेरिका का पैसा लगा हुआ है, जहां अमेरिकन कंपनी और रॉयल फैमिली के बीच में जॉइंट वेंचर है, उन पर भी टारगेट किया जा रहा है। और सच ये है कि जो बादशाह या शहजादे या उनके परिवार के लोग ट्रंप की गोद में बैठे थे, अमेरिका की गोद में बैठे थे और ईरान पर हमले की चुपचाप साजिश में शामिल थे, वही शहजादे अब अमेरिका से कह रहे हैं कि इस जंग को रुकवा दिया जाए, इसको जल्द से जल्द रुकवा दिया जाए, वरना बादशाहत के लिए, सल्तनत के लिए परेशानी आगे खड़ी हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर वॉशिंगटन पोस्ट की अगर आप रिपोर्ट देखें तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कहीं ना कहीं अली खामनेई को मानते भी थे, थोड़ा सा झुकाव भी था उनका ईरान के प्रति, लेकिन
अंदर ही अंदर अमेरिका के साथ मिले हुए थे। और वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS कहते हैं, ये उकसा रहे थे ट्रंप को कि जल्दी स्ट्राइक करिए। यानी कहीं ना कहीं जो बादशाह थे वो चाहते थे कि ईरान जैसी मुसीबत, जिस तरह का विद्रोह खड़ा कर सकता है ईरान एक आइडियोलॉजी के नाम पर, उसको दबा दिया जाए। लेकिन जब देखा क्राउन प्रिंस ने कि हमले बढ़ते जा रहे हैं, जनता का रुख देखा, तो अब यही क्राउन प्रिंस चाहते हैं कि ये जंग किसी तरह से रुक जाए, किसी कीमत पर रुक जाए। अब दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि पूरे मिडिल ईस्ट में जो रेसिस्टेंस ग्रुप हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, या फिर सीरिया और इराक में कई मिलिशिया ग्रुप्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं यमन में हुती है, या फ़िलिस्तीन में हमास, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो अमेरिका और ये जो बादशाह हैं, इनका जो गठजोड़ है उस पर हमले करते रहे हैं। कि ये जो बादशाह हैं कहीं ना कहीं अमेरिका के गुलाम हैं, इनके कहीं ना कहीं जॉइंट वेंचर्स हैं इजराइल के साथ, इजरायली कंपनियों के साथ, अमेरिकन सरकार के साथ। और ये जो टारगेट कर रहे थे, ये जो रेसिस्टेंस ग्रुप थे, उसी आग को ईरान ने अब और तेज़ कर दिया, हाईलाइट कर दिया। तो बादशाहों को लगता है कि कहीं धीरे धीरे ये विद्रोह पूरे गल्फ में ना फैल जाए, ये जो डेमोक्रेसी की लड़ाई इस्लामिक वर्ल्ड में, कहीं ये और आगे बढ़कर कहर ना बरपा दे, विद्रोह ना कर दे। क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू तो एक दिन किनारे हो जाएंगे, झेलना उन्हीं को पड़ेगा। इसलिए अब जो बादशाह हैं, वो चाहे कतर के अल्थानी हों, या फिर UAE के बादशाह हों, या फिर ओमान या बहरीन, या फिर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हो, अब इनकी कोशिश है कि किसी तरह से ट्रंप को कन्विंस किया जाए कि इस जंग को कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर रोक दीजिए, इस जंग को लंबा मत खींचिए, वरना जो अली खामनाई कह के गए थे कि रीजनल वॉर ही हो जाएगी। अब दोस्तों, ईरान क्यों बार बार फोकस कर रहा है अमेरिकन एसेट्स पर, अमेरिकन बेसिस पर, या फिर उन जॉइंट वेंचर्स पे जहां पर बादशाहों की कहीं ना कहीं इजरायली कंपनियों से, अमेरिकन कंपनियों से जॉइंट वेंचर्स हैं, इस तरह के जो एसेट्स हैं उन पर टारगेट क्यों किया जा रहा है? उसके पीछे मकसद क्या है? उसके पीछे आइडियोलॉजिकल स्टैंड क्या है? और इस वक्त ईरान क्या तैयारी कर रहा है? और क्या फेज़ वाइज ये लड़ाई और बढ़ेगी? अब इन सवालों के जवाब के लिए आज मैंने बातचीत की सीधे ईरान में लाइव, कुम शहर में सैयद आकिफ जैदी साहब से, जो वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट के स्कॉलर हैं, खुलकर बोलते हैं, और जो खामनाई का जो निज़ाम है उसको बखूबी समझते हैं। सुनिए आप सैयद आकिफ जैदी से, जिनसे आज इस जंग को लेकर, ईरान के स्टैंड को लेकर, जनता और बादशाह को लेकर कई सवाल मैंने किए। हमारे साथ सीधे सैयद आकिफ जैदी साहब जुड़ रहे हैं, ईरान के शहर कुंभ से, वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, स्कॉलर हैं, और मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो सीधे लाइव हो रहे हैं जंग के माहौल में। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि ये जो जंग है अब ये लंबी खींचेगी, इसमें 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते लग सकते हैं, यानी 1.5 महीना लग सकता है। और ये कहा जा रहा है वेस्टर्न मीडिया से कि इन 1.5 महीने में हम जितने भी गोला बारूद है ईरान में, ईरान की जो फौज है उसको हम खत्म करेंगे, यानी 1.5 महीने का टाइम मिस्टर ट्रंप ने दिया है। मैं जानना चाह रहा था कि क्या ईरान की तैयारियां जो हैं 1.5 महीने तक ईरान जंग कर सकता है? जिस जोश में या जिस तरह से इस वक्त तेजी है, क्या 1.5 महीने तक इसी तेजी के साथ ईरान मुकाबला कर सकता है इजराइल का, अमेरिका का? जी शर्मा जी, ईरान का पूरा निज़ाम ये कई दशकों से इस जंग की तैयारी करता है, क्योंकि यहाँ के जो सरबराह रहे हैं उनका हमेशा से ये मानना था, और पब्लिक का भी एक बहुत बड़े हिस्से का मानना था कि आखिर एक दिन आएगा कि ये जंग होगी। तो उसी एतबार से तैयारी कई दशकों से चल रही है। एक फैसला कुन जंग अमेरिका और ईरान के दरमियान, या यूं मैं कहूं कि जो अमेरिका, इसराइल, सहयूनियत, साम्राज्य, या अब मैं यूं कहूं कि जो एप्स्टीन गैंग है उनके और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान जंग होगी। कई दशकों से इसकी तैयारी चल रही। इसीलिए इस जंग की तैयारी इस तरह से की गई है, मिसाल के तौर पर, कि यहाँ पर फौजी छावनियां नहीं होती हैं कि आप कहें कि मिलिट्री यहाँ पर है, सारा मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री यहाँ है, स्टोरेज सेंटर यहाँ है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। बल्कि तरीका ये है कि सब चीजें फैली हुई हैं, डिस्पर्स्ड है, किसी को पता ही नहीं कि मिसाल के तौर पर मिसाइल बनती कहाँ है, मिसाइल स्टोर कहाँ की जाती है।
ये पता है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर काम मुख्तलिफ जगहों पर अंडरग्राउंड अंजाम पाता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, स्टोरेज हो, हत्ता लॉन्चिंग वहां से हो रही है। साकिब साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो मिसाइल हैं वो अंडरग्राउंड हैं, छुपा के जगह जगह अलग अलग शहरों में, कस्बों में उनको स्टोर किया गया है। इन मिसाइलों के गोडाउन्स को, इनके वेयर हाउसेस को, इनके स्टेशंस को या सेंटर को अमेरिका अगले 1.5 महीने में खत्म नहीं कर पाएगा, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इनका, क्योंकि अमेरिका को कोई सही से जानकारी भी नहीं होगी, और अगर जानकारी है भी तो वो सेंटर जो किसी पहाड़ के कई 100 मीटर अंदर है, तो उसको खत्म करने की क्षमता भी किसी देश के पास नहीं पाई जाती है। 1-1.5 महीना क्या, ईरान जिस तरह कई दशकों से तैयारी कर रहा है इस जंग के लिए, 1-1.5 महीना क्या, 1-1.5 साल, बल्कि मैं कहूँ 1-1.5 दशक इस जंग को लड़ने के लिए ईरान के जी, पास क्षमता है, चलने की आप क्षमता कह रहे हैं रखता कि 1.5 महीने नहीं, 1.5 साल से ज्यादा जो है वो गोला बारूद मिसाइल आपके पास है, और ईरान जो है वो 1.5 साल से तक इस लड़ाई को या उससे आगे भी लड़ सकता है। एक है। चीज जी और, हाँ, जो बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, देखिए, जिन मुल्कों पर आप हमले कर रहे हैं वो भी मुस्लिम मुल्क हैं, आप भी मुस्लिम मुल्क हैं, इस्लामिक कंट्री हैं। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि चाहे दुबई हो या दोहा हो, अबू धाबी हो, कुवैत हो, बहरीन हो या सऊदी अरब हो, यहाँ पर आप होटलों पर, एयरपोर्ट्स पे या बंदरगाहों पर, या फिर डिप्लोमेटिक एरियाज में ये हमले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जान जी माल का नुकसान तो हो ही रहा है। जी। देखिए, इसके बारे में बहुत खुलकर यहाँ के जो ज़िम्मेदार अफ़राद हैं, वो आके इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें जैसे अली लारिजानी साहब, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं, या यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अब्बास अराग़ची, बहुत क्लियरली इसको एड्रेस किया जा रहा है। वो, उनका ये कहना है कि जिस तरह से हर देश में दूसरे देश की एम्बेसी की जो ज़मीन होती है, छोटी-सी प्लॉट होती है जिस पर एम्बेसी बनती है, उसको दुनिया उस देश की ज़मीन का हिस्सा मानती है कि जिसकी वो एम्बेसी है। दिल्ली के अंदर इतनी सारी एम्बेसीज़ हैं, लेकिन उसके अंदर हमारी पुलिस नहीं जा सकती। हमारी कोई वहाँ कुछ हो जाए, हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। वहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा छोटा-सा ही सही, वो दूसरे देश के ज़मीन का एक छोटा-सा टुकड़ा माना जाता है। जो फौजी अड्डे हैं अमेरिका के इन तमाम देशों में, फौजी अड्डे या फिर उनके खुफिया सीआईए के अड्डे वगैरह-वगैरह, वो भी यही हैसियत रखते हैं। और तो इसलिए उन पर हमला करना यानी अमेरिका की ज़मीन पर हमला करना, न कि इन देशों की ज़मीन पर हमला करना, ये पहली बात। दूसरी बात, एक आध होटल की जो खबर आई है, वो होटल और मकामात हैं, जहाँ पर फौजियों को, अमरीकी फौजी, वही अमरीका जिसने हमला किया ईरान पर, आज भी हमला जारी है, उन्हीं फौजियों को होटल में रखा गया ताकि वो वहाँ पर जो सैनिक, जो उनके मरकज़ हैं, जो ध्वस्त किए जा रहे हैं, उससे वो बच जाएँ, उनकी जानें बच जाएँ। इसलिए वहाँ पर हमला किया गया। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात यहाँ पर शर्मा जी, ये बहुत अहम है कि इस वक़्त इन्हीं देश, हत्ता मैं सऊदी अरब का भी नाम पूरी इत्मीनान और ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ ले सकता हूँ। इन्हीं तमाम देशों की जो आम जनता है, उनको इन हमलों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि खुश हैं। क्यों? क्योंकि जब मुकाबला एक तरफ उम्मत है और दूसरी तरफ सह्यूनियत है, एक तरफ जो है वो इस्लाम है और दूसरी तरफ जो है वो इंसानियत के दुश्मन हैं, तो इसमें सबकी हमदर्दी जो है वो ईरान के साथ पाई जाती है। इसीलिए आपने पहले दिन से देखा होगा कि इन तमाम कंट्रीज़ से जो वीडियोज़ बन रहे हैं, मैं अरबी ज़बान समझता हूँ। ये जब वीडियोज़ बन रहे हैं और ये सर्कुलेट हो रहे हैं, आम जो जनता वहाँ वीडियो बना रही है कि आग लगी हुई है अल उदैद एयरबेस में, देख रही है कि बहरीन में रेडार पर आके शाहिद ड्रोन गिरा, वो वीडियो बनता है। वो जो वीडियो बनाने वाले लोग अरबी बोल रहे हैं, वो क्या खुशी का इज़हार कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा उनको प्रसन्नता है कि ये काम अंजाम पा रहा है। वो भी गुलाम बने हुए हैं ना आखिरकार अपने-अपने देशों में। तो हर एतबार से देखा जाए, तो जितना इसको मीडिया में या डिप्लोमैटिक सर्कल्स में कोशिश की जा रही है कि इसको एक इश्यू बनाएँ ताकि ईरान दबाव में आए, चाहे ईरान फ़िलहाल दबाव में आने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ जो इसकी वजूहात है, उसमें एक वजह ये है कि ईरान अच्छी तरह समझता है इन देशों की आम जनता, उसको इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
एक और सवाल है, ओमान तो भाई आपका बहुत ही हमदर्द दोस्त है, वो बातचीत भी नेगोशिएट कर रहा था अमेरिका और ईरान के बीच में। आपके फॉरेन मिनिस्टर ओमान भी गए पहले, उसके बाद बात की जो टॉक्स हुई हैं वो स्विट्ज़रलैंड में हुई हैं। आपने ओमान पे भी हमला कर दिया, उनके बेस पे भी हमला कर दिया, तो जी, ये समझ नहीं आया आकिब साहब। ये वही कंटिन्यूएशन है, क्योंकि ओमान ओमान में भी अमेरिका के, इंग्लैंड वगैरह के मिलिट्री बेसिस पाए जाते हैं, फौजी ठिकाने, खुफिया एजेंसी ठिकाने वगैरह पाए जाते हैं, उनको टारगेट किया गया है। तो इसमें चाहे ओमान हो या कोई दूसरा देश हो, इस एतबार से कोई फर्क नहीं है। ओमान का जो पूरे पर्शियन गल्फ का इलाका है, ये जो खलीज फार्स, ये जो खलीज की खाड़ी जो है, ये खाड़ी है, इसमें मुख्तलिफ देशों के अलग-अलग कैरेक्टर हैं। मिसाल के तौर पर यूएई का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म का कैरेक्टर है डील करने में, यहाँ के मकामी आम लोगों से बहुत ही खुलकर ज़ुल्म करने वाला। और ओमान का इन सब में सबसे नर्म अप्रोच और सबसे नर्म कैरेक्टर है। लेकिन अल्टीमेटली ये सब के सब एक ही अंतर्राष्ट्रीय निज़ाम का हिस्सा है कि जिसका मरकज़ और सेंटर वाशिंगटन है। और यहाँ पर मुख्तलिफ जो मकामी हुकूमतें हैं जी, या अलग-अलग जो बादशाह हैं वगैरह, वो डिपेंडेंट है वहाँ पर। तो ठीक इसलिए है। जहाँ-जहाँ अमेरिकन एसेट है, उसको टारगेट किया जाएगा। हत्ता इराक, इराक से तो और भी ज़्यादा दोस्ती है ईरानी हुकूमत की, ईरानी निज़ाम की, जी, लेकिन इराक में इतना टारगेट किया जा रहा तो आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बादशाह हैं, चाहे क्राउन प्रिंस हो सऊदी अरब के या फिर यूएई के मोहम्मद बिन जायद जो प्रेसिडेंट हैं, या अल थानी हैं बादशाह कतर में, ये सारे लोग आप कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के ही एक तरह से सब्सिडियरी हैं, उनके लिए ही काम करते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? ये फ़िलहाल इस वक़्त इस जंग में ये अहम इतना मौज़ू नहीं है। अहम से इससे ज़्यादा अहम बात ये है कि ये तमाम देशों में अमेरिका के ज़मीन के छोटे-छोटे जज़ीरे बने हुए हैं, जो उनके मिलिट्री बेसेस या उनके खुफिया बेसेस हैं। और ये बने हैं क्योंकि वहाँ के लोकल जो बादशाह हैं, वो कुछ हद तक मजबूरी के तहत, कुछ हद तक अपनी मफ़ाद परस्ती और लालच के तहत उन्हीं ने इनके साथ ये कर किया है, क्योंकि ये वाक़ई ये देश पूरे मानों में इंडिपेंडेंट तो हैं भी नहीं, क्योंकि अगर वाक़ई ये चलिए, पूरी तरह ठीक है। इंडिपेंडेंट होते, तो इस वक़्त गज़ा में कुछ कर रहे होते। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये देश चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या फिर कतर हो या फिर कुवैत हो, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, एक तरह की ये कॉलोनीज़ हैं, पूरी तरह से नहीं, अमेरिकन ये कॉलोनीज़। ठीक है, जी, मैं इसमें ये मैं पूरी समझ तरह से गया। इंडिपेंडेंट लेकिन है। यहाँ जी। पर एक चीज़ और, आपने कहा कि आप टारगेट कर रहे हो जहाँ पर यूएस आर्मी के लोग हैं, यूएस नेवी के लोग हैं, फ़ौज के लोग हैं, वहाँ पर आप टारगेट कर रहे हैं, मिलिट्री बेस पर या फिर बंदरगाहों पे। लेकिन सवाल इस बात का है कि दुबई में और बहरीन में अमेज़न जो अमेरिकन कंपनी है, वहाँ पर हमला हुआ है, उसके डेटा सेंटर पर हमला हुआ है, दुबई में भी और बहरीन में। तो अमेज़न तो फ़ौज का हिस्सा नहीं है। आपने अमेरिकन कंपनीज़ या आप अमेरिकन बैंक्स को निशाना क्यों बना रहे हैं? देखिए, गज़्ज़ा की जेनोसाइड ने कई चीज़ों पर से पर्दा हटा लिया है। और अमेज़न की जहाँ तक बात हुई या माइक्रोसॉफ्ट की बात हुई या बहुत सारे दूसरे जो हैं, ये दर हकीकत पूरी तरह से एम्बेडेड हैं अमेरिकन जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जिसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए गज़्ज़ा में बेगुनाहों को टारगेट किया जाता है और उनके ऊपर ड्रोन के ज़रिए वग़ैरह हमला किया जाता है। और इसमें सर्विस प्रोवाइड जो है वो एज़्योर क्लाउड सिस्टम, अमेज़न का, ये सब बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। आप इंटरनेट भरा हुआ है इन सब, अब ये सारी चीज़ें जी, फ़ाश हो चुकी हैं। तो अमेज़न है, माइक्रोसॉफ्ट है वग़ैरह, इनको अब कोई एक महज़ कमर्शियल आउटफिट की निगाह से देखना अब सिर्फ़ कोई ऐसा ही फ़र्द कर सकता है जो किसी गार में रहता है और दुनिया से वो ठीक है, जो कट ऑफ है। तो ये मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसको टारगेट किया जा रहा है, चाहे बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड लगा हो अमेज़न वेब ठीक है। सर्विसेज़ का। ठीक है, आकिब साहब, आपने ईरान की हुकूमत का निज़ाम का पक्ष रखा। आप ये कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर अमेज़न हो या फिर गूगल हो या फिर अमेरिकन बैंक्स हों, बैंक ऑफ अमेरिका या सिटी बैंक, ये सब के सब अ यूएस आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा आप बता रहे हैं। अब मैं एक फाइनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये तो आपने बताया कि 1.5 साल तक या 1.5 साल से ज़्यादा तक जंग लड़ने के लिए ईरान तैयार है। आकिब साहब, आप क्योंकि ईरान में हैं, ईरान की जो हुकूमत है, ईरान की का जो निज़ाम है, क्योंकि आप
रिसर्च स्कॉलर हैं, उसी पर रिसर्च आपकी है पूरे मध्य एशिया की सारी स्थितियों की। इस जंग का मकसद क्या है? ईरान क्या चाहता है? अमेरिका को पूरे मिडल ईस्ट से हटाना चाहता है, विथड्रॉ करना चाहता है। अल्टीमेट ईरान की हुकूमत का मकसद क्या है इस जी, जंग में? अल्टीमेट ईरान की हुकूमत का मकसद समझने के लिए पहले 2 जुमले हमें साम्राज्य और अमेरिका और एप्स्टीन गैंग के मकसद के बारे में भी पहले देखना होगा। अमेरिका और एप्स्टीन गैंग का मकसद है कि इस खित्ते में जो तन्हा आज़ादी का फ़ोर्स है, जो इंडिपेंडेंट फ़ोर्स है, वो है ईरान, और जो इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस है, इसे ख़त्म होना चाहिए ताकि इस रीजन में जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, वो पूरे की पूरी तरह उनके इख्तियार में आ जाए और गुलामी मुकम्मल तौर पर हासिल हो जाए। ये उनका मकसद है। इसके मुकाबले में ईरान का और इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस का मकसद है, वो ये है कि वो खुद नहीं गुलाम होंगे किसी भी कीमत पर, और जो आस-पास में दूसरे गुलाम देश और सोसाइटीज़ हैं, उनको आज़ादी हासिल करने में उनके लिए ज़मीन को हमवार करेंगे और माहौल कायम करेंगे। ये बतौर कुल्ली है। स्पेसिफिक अगर मैं और बात करूँ, तो इस जंग का मकसद इस वक़्त है चंद चीज़ें। एक है, और सबसे अहम है, अमेरिका का मुकम्मल मिलिट्री सरेंडर वेस्ट एशिया की हद तक, कि जिसके नतीजे में अमेरिका यहाँ इस वेस्ट एशिया में से निकल जाएगा और किसी भी ऑर्डिनरी मुल्क की तरह होगा। भाई बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनकी अपनी एम्बेसी है, आते हैं, बिजनेस करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन ये कि दूसरे ममालिक के ऊपर उनका कंट्रोल हो, उनके फौजी अड्डे हों, वहां के हुक्मरान उनके ताबे और गुलाम हो, ये पूरा सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए खत्म होना अमेरिकन ठीक है। सरेंडर के जरिए, ये एक मकसद ओके। है। इस तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि फिलिस्तीन आजाद हो। तो ये एक और मकसद हो जाता है इस जंग का, कि ठीक। फिलिस्तीन की मुकम्मल आजादी भी एक मकसद है इस जंग का। बड़ी बात आकिब साहब ने कही। एक तो इन्होंने 2-3 बातें जो कही, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स के स्कॉलर हैं। ईरान में ही मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में है स्कॉलर। इनका ये कहना है कि ईरान जो है वो इस जंग का जो मकसद है, अमेरिकन्स को यहाँ से बाहर करना चाह रहे हैं। एक तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर, एक आज़ादी आए यहाँ पर, जनता के हाथ में जनता की ताकत, उनको पावर दी जाए। दूसरा, फिलिस्तीन का मसला हल करना चाहते हैं। तीसरी बात इन्होंने कही कि ईरान के पास 1.5 महीने नहीं, 1.5 साल से ज़्यादा का गोला बारूद मिसाइल है, और इन मिसाइलों तक अमेरिका का पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि ये मिसाइलें कैंटोनमेंट की तरह अलग-अलग स्पेसिफाइड एरियाज़ में नहीं है, बल्कि कहीं कस्बों में अंडरग्राउंड हैं, कहीं पहाड़ों के नीचे इन मिसाइलों के गोदाम हैं, वेयरहाउसेज़ हैं। तो यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। और एक और इन्होंने बात कही कि जो जनता है इस वक़्त युद्ध के माहौल में, जंग के माहौल में सड़कों पर है। भले वो रमज़ान का महीना है, लेकिन उनके अंदर एक जोश भर गया है, ख़ामनाई साहब की जब से मौत हुई है। तो ईरान इस वक़्त इस बैटल को फ़ाइट करना चाहता है और एक लॉजिकल एंड तक पहुँचाना चाहता है, ये वो कह रहे हैं। जहाँ तक स्थितियों की बात है, इन्होंने कहा कि जो इस वक़्त कारोबार सामान्य रूप से चल रहा है, दुकानें खुली हुई हैं और स्कूल कॉलेज बंद हैं, क्योंकि 165 बच्चों की जब मौत हो गई थी स्कूल में, उसके बाद स्कूल कॉलेज बंद करा दिए गए। आकिब साहब, भाई खुलकर आपने बात करी और हमें तो ऐसा लगा कि जैसे आपके हिंदुस्तान के कनेक्शन ना हो, कि मुझे तो लगा मैं किसी ईरानी से बात कर रहा हूँ जो हिंदी जानता है या उर्दू जानता है। काफ़ी नॉलेज और सारी चीज़ें आपने खुलकर बताई, बहुत आसानी से एक्सप्लेन करी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आकिब भाई फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।